हेलो व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, आपका एसएस की नई क्लास नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। इतने दिनों बाद आज फिर हम ऑनलाइन के माध्यम से मिल रहे हैं, तो एक नया इंटरेस्टिंग चैप्टर एक वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ। मे भी पॉसिबल आपके लगातार फिर से वीडियो आती रहेगी। अच्छे से समझे, अच्छे से पढ़ें। देखते हैं आज का क्या चैप्टर है। देखें, आज मानव भूगोल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है जिसका अध्ययन आज इस वीडियो में करने वाले हैं। मानव भूगोल के अंतर्गत मानव भूगोल किस में आता है, तो आपके फर्स्ट ईयर बीए फर्स्ट ईयर भी हो सकता है वो, या फिर क्या कहते हैं इंटीग्रेटेड फर्स्ट ईयर भी हो सकता है। तो देखिए चैप्टर क्या है, उसको समझने से पहले उसकी थोड़ी भूमिका में समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। तो देखें क्या हो सकता है। देखो, जब मानव की उत्पत्ति हुई किस रूप में, आदि मानव के रूप में। जब मानव की उत्पत्ति हुई किसे, मानव की उत्पत्ति हुई कैसे, आदि मानव के रूप में। सबसे पहले मानव ने किस रूप में जन्म लिया, पहले तो हम किसके पुत्र हैं, वनमानु से। कैसे वनमानु से, क्योंकि हमारी उत्पत्ति ऐसा बोला जाता है, मानव की उत्पत्ति वानर के रूप में हुई थी पहले, फिर धीरे धीरे उसका विकास होता रहा, पूंछ कट गई, मानव ने अपना अस्तित्व कायम कर लिया। तो जब पहले मानव था तो मानव कहाँ रहता था, मानव कहाँ रहता था, प्रकृति में या वातावरण में। तो प्रकृति भी बोल सकते हैं आप, वातावरण भी बोल सकते हैं। यहां मैं लिख देता हूं प्रकृति, ठीक है ना। अब इसको प्रकृति भी बोल सकते हैं, वातावरण में भी। यानी मानव कहाँ निवास करता था, वातावरण या प्रकृति में। तो मानव किस प्रकार उसके साथ व्यवहार करता था, या प्रकृति मानव के साथ किस प्रकार व्यवहार करती थी। क्या मानव प्रकृति पर आश्रित था या प्रकृति मानव पर आश्रित थी। तो इसका अध्ययन हम देखते हैं। पुराने जो अपन भूगोल का अध्ययन देखते हैं या इतिहास देखते हैं कि किस तरह मानव ने अपना विकास किया, किस तरह उसने दो पत्थरों को रगड़ के आग का आविष्कार किया, किस तरह उसने एक पत्थर को गोलाकार देके पहिए का आविष्कार किया, किस तरह उसने औजारों का, पत्थरों से निर्मित औजारों का आविष्कार किया, किस तरह उसने अपना रहन सहन, खान पान, वेशभूषा धीरे धीरे डेवलप की। तो कैसे उसका विकास हुआ, यानी कि एक निश्चित क्रम में मानव का विकास हुआ कि किस तरह वो विकास की ओर आगे अग्रसर हुआ, कैसे आगे बढ़ा। तो आज हम उसी का अध्ययन करने वाले हैं कि किस तरह मानव का विकास हुआ, या उसमें संबंधित जो अवधारणाएं आई वो कौन कौन सी अवधारणाएं आई। क्या प्रकृति मानव पर निर्मित थी या प्रकृति मानव से बनी थी। तो देखें, सबसे पहले जो मानव था वो किस पर आश्रित था, वातावरण पर। कैसे, क्योंकि जब वो आदि मानव था वो जंगलों में रहा करता था, झोपड़ी नुमा, कुछ पत्तों से कुछ लकड़ी से छाल बना करके झोपड़ी रुमा घर अपना बना लेता था, उसको घर बोलता था वो। तो जब उसने उसका विकास किया तो वो किससे डरता था, प्रकृति से। क्यों, क्योंकि उसको ये नहीं पता था कि प्रकृति क्या है। प्रकृति को वो अपनी माँ समझता था, अपने से बड़ा समझता था, अपने से सर्वोपरि शक्ति समझता था। यानी कि वो प्रकृति की क्या करता था, पूजा करता था। मानव क्या करता था, प्रकृति की पूजा करता था। इसलिए मानव क्या था, गौण था। सबसे पहली बात, मानव क्या था, गौण था, और प्रकृति क्या थी, प्रमुख। प्रकृति क्या थी, प्रमुख। यानी कि मानव गौण, प्रकृति प्रमुख, या प्रकृति विशिष्ट और मानव गौण। यानी कि मानव किस पर आश्रित था, वातावरण या प्रकृति पर। इसके बाद आती है दूसरी स्थिति। फिर धीरे धीरे मानव ने अपना विकास किया, पत्थरों का आविष्कार किया, पत्थरों से आग का आविष्कार किया, पहिए का आविष्कार किया। धीरे धीरे उसकी विकास दर बढ़ती गई, उसका रहन सहन बढ़ता गया, उसका खान पान बदलता गया। तो मानव ने किस पर अपना वर्चस्व जमा लिया। आज आप देखते हैं कि हमें ये एक पहाड़ है, यहाँ से रेल की पटरियाँ बिछाना आपको, तो क्या इस पटरियों को तुम ऊपर ले जाते हो और ऐसे करके बनाते हो? नहीं। आप बोलोगे सर ऐसा तो नहीं करते हम। तो मैं बोलूँगा क्या करते हो, तो आप बोलोगे सर हम तो जो ये पहाड़ है ना, इसके बीच में से सुरंग बना करके हम पटरी बिछा देते हैं, यानी कि हम इस पहाड़ को बीच में से काट देते हैं। तो हमने औजारों से, मशीनों से प्रकृति पर क्या किया, वर्चस्व हासिल किया है। यानी कि मानव ने अब प्रकृति पर अपना वर्चस्व कायम करना शुरू कर दिया है। यानी कि मानव क्या हो गया है, प्रमुख। मानव क्या हो गया, प्रमुख, और प्रकृति क्या हो गई, गौण। यानी कि अब कहीं ना कहीं मानव प्रकृति पर अपना प्रभाव छोड़ता है, अपना वर्चस्व छोड़ता है, अपना विकास दर को बताता है, या अपनी स्थिति को बताता है। इसके बाद आती है तीसरी एक और स्थिति। तीसरी स्थिति क्या बताती है कि न तो मानव गौण है न ही प्रकृति गौण है। कैसे, कि एक तरफ तो बोल दिया कि प्रकृति को वो अपनी माँ समझता था, अपनों से बड़ा समझता था, एक सर्वशक्ति समझता था, इसलिए उस समय मानव गौण था।
और प्रकृति प्रधान थी। इसके बाद आता है काल दूसरा, जिसमें मानव गौण हो गया, मानव क्या हो गया, प्रमुख, यानी मानव ने प्रकृति पर कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व स्थापित किया, मानव ने प्रकृति को बदलने की कोशिश की, उसके रूप रंग ढंग में परिवर्तन लाने की कोशिश की, जहां सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती थी वहां सूर्य की रोशनी पहुंचाने की कोशिश की, जहां बर्फ नहीं जमती थी वहां बर्फ जमाने की कोशिश की, जो पहाड़, जो रास्ते जहां पर आने में बाधा उत्पन्न करते थे उनको काट छाट के अपने यातायात के साधनों को सुलभ किया। उसने नहरों में भी जहाज चलाए और बड़े बड़े जो महासागर है उसमें भी जहाज चलाए। तो यानी कहीं ना कहीं मानव क्या हो गया, प्रमुख, और प्रकृति क्या हो गई, गुण। इसके बाद तीसरा एक और काल आता है जिसमें न तो मानव गुण है, न ही मानव प्रमुख है, और न ही वातावरण प्रमुख है, न ही वातावरण गुण है। यानी कि दोनों एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ व्यवस्थित रूप से रहने की कोशिश करते हैं। न प्रकृति मानव को नुकसान पहुंचाएगी, न मानव प्रकृति को नुकसान पहुंचाएगा। यानी कि ये वाला जो पोर्शन आता है कि दोनों एक दूसरे पर आश्रित, यानी कि दोनों एक दूसरे के लिए बराबर हैं। तो अब इसको भूगोल की भाषा में 3 अवस्थाओं का नाम दिया गया है, पहली, दूसरी, तीसरी। अब इन पहली, दूसरी, तीसरी अवस्थाओं का नाम क्या है, तो नाम देखें आप। ये जो पहली अवस्था, इसको क्या नाम दिया है, निश्चयवाद। पहला क्या है इसका नाम, यानी कि मानव गौण प्रकृति प्रमुख, उसे क्या बोला है, निश्चयवाद। दूसरा क्या है, मानव प्रमुख प्रकृति गौण, इसे बोला है संभववाद। दूसरी स्थिति कौन सी हो गई, संभववाद, यानी कि मानव प्रमुख और प्रकृति गुण। और तीसरी एक नई परिकल्पना सामने आती है हमारे, न ही प्रकृति गुण है न ही मानव गुण है, यानी कि नव निश्चयवाद। समझ आया आपको? देखें वापिस, एक तरफ मानव था, एक तरफ प्रकृति या वातावरण था। मानव सर्वप्रथम गौण था, प्रकृति प्रमुख थी, उससे क्या नाम दिया, तो निश्चयवाद, डिटरमिनिज्म। इसे क्या नाम दिया, डिटरमिनिज्म, ठीक है ना। फिर दूसरी स्थिति आती है कि मानव गौण नहीं रहा, मानव प्रमुख बन गया, मानव ने प्रकृति पर अपना वर्चस्व स्थापित किया, प्रकृति को अपने अनुसार ढालने की कोशिश की, उसे बोल दिया संभववाद। क्या बोला, संभववाद, पॉसिबलिज्म। पॉसिबलिज्म यानी कि पॉसिबल है कि हम प्रकृति में परिवर्तन ला सकते हैं, इसी से नाम पड़ा इसका संभववाद या संभावना या पॉसिबलिज्म। प्रकृति प्रमुख नहीं रही, क्या रही, गौण हो गई, और मानव क्या हो गया, प्रमुख। फिर इसके बाद एक नई विचारधारा निकल के आई कि नहीं हम प्रकृति पर हार्म पहुंचा सकते हैं, नहीं प्रकृति हमें हार्म पहुंचाए, हम दोनों एक साथ, यानी कि प्रकृति और मानव अपना एक साथ संबंध स्थापित करें। उसे नया नाम दिया गया नव निश्चयवाद, नियो डिटरमिनिज्म, ठीक है ना, नियो डिटरमिनिज्म, नव निश्चयवाद। ये 3 अवधारणा निकल के आती है। ये तीनों अवधारणाएं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 टाइम पे हो जाती है। सीधा सा सवाल आ जाता है, निश्चयवाद किसे कहते हैं, 2 नंबर का, ठीक है ना। सीधा सा सवाल उठ के आ जाता है 2 नंबर का कि निश्चयवाद किसे कहते हैं। सीधा सा सवाल उठ के आ जाता है संभववाद किसे कहते हैं। सीधा सा सवाल उठ के आ जाता है कि नव निश्चयवाद किसे कहते हैं, या इन तीनों अवस्थाओं को एक साथ पूछ लेता है बड़े क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो आपको इन तीनों को अच्छे से डिस्क्रिप्टिव रूप में समझना है। अगर आपने ये फ्लो चार्ट समझ लिया है कि मानव गौण प्रकृति प्रमुख, उसे बोलते हैं संभववाद, निश्चयवाद, मानव प्रमुख प्रकृति गौण, उसे बोलते हैं संभववाद, और दोनों एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं, वो बोलते हैं नव निश्चयवाद। अगर आपने ये चीज समझ ली तो आप आराम से इसके अंदर लिख सकते हैं। इस अवधारणा के अंतर्गत सबसे पहला आता है निश्चयवाद। जिस तरह प्रकृति सर्वोपरि है, मानव गौण है, तो इसमें आप देखेंगे निश्चयवाद को इंग्लिश में कहते हैं डिटरमिनिज्म। इसे पर्यावरणवाद भी कहा जाता है, या इसे पर्यावरण निश्चयवाद भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें सर्वोपरि कौन है, पर्यावरण या प्रकृति। देखो, उसको पर्यावरण भी बोल सकते हो, प्रकृति भी बोल सकते हो, वातावरण भी बोल सकते हो, आपको इसमें कोई झंझट की बात नहीं है, बस भावनाओं को समझो, वही बात है, ठीक है ना। इसे पर्यावरणवाद भी कहा जाता है। इस अवधारणा के अनुसार मनुष्य को अन्य जीव जंतुओं की
भांति प्रकृति या प्राकृतिक वातावरण के निर्देशों की अनुपालना करनी होती है। यानी कि जो कुछ भी वो करेगा, जो प्रकृति कहेगी, क्यों कहेगी? क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया आपको कि वो प्रकृति को अपनी मां समझता है, अपने से सर्वोपरि एक शक्ति समझता है, इसलिए प्रकृति जिस तरह उससे काम निकालना चाहे निकाल सकती है। अगला है मनुष्य तथा उसके क्रियाकलापों पर प्राकृतिक वातावरण का क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। यानी कि वो मानव अपने स्वयं की इच्छा के अनुसार प्रकृति में कोई चेंजेस या कोई परिवर्तन नहीं ला सकता है। प्रकृति जैसे चाहे मानव को अपने अनुसार ढाल सकती है। अतः प्रकृति ने मनुष्य को बनाया है। ये लाइन लिखनी बहुत जरूरी है आपको। अगर निश्चयवाद आपके एग्जाम में आता है तो आपने अगर ये लिख दिया कि प्रकृति ने मनुष्य को बनाया है, आगे कोट भी आएगा, वो आपको मैं समझाऊंगा। यानी कि मानव ने प्रकृति को नहीं बनाया है, प्रकृति ने मानव को बनाया है। द नेचर मेड ह्यूमंस, ठीक है ना। सैंपल महोदय ने वातावरण निश्चयवाद के अनुसार, देखो वातावरण भी बोल सकते हैं, पर्यावरण भी बोल सकते हैं, पहले ही बोला मैंने। वातावरण निश्चयवाद के सिद्धांत का क्या किया है? समर्थन किया है। वो मानते हैं कि ये सिद्धांत सही है। कौन? सैंपल महोदय। नाम इनका सैंपल है, वो वाला सैंपल नहीं है, ठीक है ना। सैंपल महोदय ने वातावरण निश्चयवाद के सिद्धांत का समर्थन करते हुए लिखा है कि मनुष्य प्रकृति तल की उपज है। यानी कि मनुष्य क्या है? प्राकृतिक तल की या पृथ्वी तल की उपज है। यानी कि प्रकृति ने मानव को निर्मित किया है या मानव को बना है। लास्ट रहता है मानव जीवन के सभी पक्षों यथा रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, सब पर किसका प्रभाव देखने को मिलता है हमें? तो प्रकृति का प्रभाव देखने को मिलता है। अतः हम इस पूरा निचोड़ को ये समझ सकते हैं कि वो मानव जो पहले आदि मानव के रूप में था, वह प्रकृति को अपनी माँ समझता था, अपने से ऊपर की एक शक्ति समझता था। उसको इसकी कमी थी, किसकी कमी थी? दिमाग की, माइंड की कमी थी। माइंड तो था उसके पास, यूज करना नहीं आता था। जिस तरह जब तक कोई संसाधन नहीं कहला सकती वस्तु, जब तक कि वो मानव के उपयोगी नहीं हो। मानव के उपयोगी कब होगा? जब वो मानव उस चीज को समझने की कोशिश करेगा, उसको देखने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो उसी प्रकार जब निश्चयवाद की बात आती है तो हम ये कह सकते हैं कि प्रकृति सर्वोपरि मानव गुण है, ठीक है ना। ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगला है संभववाद। संभववाद यानी पॉसिबलिज्म, यानी कि मानव अपनी इच्छानुसार, पॉसिबलिज्म यानी कि संभावना है कि प्रकृति में परिवर्तन ला सकता है। अब इसी नाम से याद रख सकते हैं, संभावना। संभववाद यानी कि संभावना है, पॉसिबल है। संभावना यानी कि इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉसिबल। तो क्या पॉसिबल है? कि मानव प्रकृति में परिवर्तन ला सकता है। मनुष्य अपनी बुद्धि के द्वारा यह संभववाद है कि मनुष्य अपनी बुद्धि के द्वारा यह संभावना, पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि प्रकृति को कुछ बदलाव ला सकता है, प्रकृति में कुछ बदलाव ला सकता है, चेंजेस ला सकता है। अर्थात प्रकृति मानव पर हावी नहीं हो सकती। हम पूरी रूप से यह कह सकते हैं कि क्या प्रकृति अब हमारे ऊपर पूर्ण रूप से हावी हो सकती है? नहीं हो सकती है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण बताता चलूं कि पहले भूकंप आते थे तो भूकंप आने से पूर्व मानव को पता नहीं चलता था और मानव का विनाश हो जाया करता था। अब क्या आ गए? रिएक्टर वाले, जो पैमाने वाले अलग अलग यंत्र आ गए जिससे हमें भूकंप आने से पूर्व ही सप्ताह भर पहले या 7 दिन पहले या 8 दिन पहले या 10 दिन पहले पता चल जाता। तो हम उस क्षेत्र को खाली कर देते और मानव का विकास या मानव की बस्तियों का विनाश नहीं हो पाता। अगला देखें कि जैसे सुनामी वगैरह आने वाली होती है तो पहले मानव के पास ऐसे यंत्र नहीं थे कि जिससे पता चल सके कि इस इलाके में इस समय सुनामी आने वाली है, भूकंप आने वाला है या टोर्नेडो यानी कि चक्रवात या साइक्लोन आने वाला है। उन चीज़ों को पहले विकसित नहीं हुआ था तो मानव को क्या होता था? विनाश होता था। इसलिए मानव प्रकृति पर आश्रित था कि भाई साहब हमें माफ़ कर दो, हमें नुकसान मत पहुँचाना। अब बोलता है मानव के आ जा भाई, कब आएगा? हम मर जाएंगे वहाँ से। यानी कि मानव ने अपना विकास किया, यंत्रों का आविष्कार किया और यंत्रों का आविष्कार से यह पता लगाने की कोशिश की कब क्या विनाशकारी या प्राकृतिक घटना होने वाली है, ठीक है ना। तो उसमें बदलाव किया, उसमें परिवर्तन किया, किसके आधार पर? अपनी बुद्धि के आधार पर। अगला है इस विचारधारा को देने का श्रेय किसे जाता है? मोस्ट IMP, ठीक है ना, समझ सकते हो। यानी कि जो संभववाद, पॉसिबिलिज्म, ये विचारधारा किसने दी? तो
विडाल डी लाब्लास। विडाल डी लाब्लास ने, एक महोदय का नाम है, पूरा नाम है, ठीक है, विडाल डी लाब्लास, इन्होंने ही संभववाद की सबसे पहले यह परिकल्पना दी और बताया। किसमें बताया इन्होंने यह संभववाद? उन्होंने अपनी पुस्तक मानव भूगोल के सिद्धांत, किसमें लिखा है? मानव भूगोल के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल के सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी 1922 में रिलीज हुई थी, पिक्चर नहीं है, ठीक है ना, बुक है। उस बुक में उन्होंने यह विचारधारा दी, संभववाद या संभावनावाद या पॉसिबिलिज्म की प्रकृति ने मानव को दुश्वार किया है, लेकिन अब मानव प्रकृति पर हावी है और संभावना है कि मानव प्रकृति में बदलाव ला सकता है। किसने दिया? विडाल डी लाब्लास। किसमें दिया? मानव भूगोल के सिद्धांत 1922। अगला चलते हैं, इनके अनुसार प्राकृतिक वातावरण की अपेक्षा मानव के कार्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए। किसके अनुसार? विडाल डी लाब्लास कहते हैं प्राकृतिक वातावरण की अपेक्षा, यानी कि जो प्रकृति का वातावरण है उसकी अपेक्षा यानी उसकी तुलना में मनुष्य के कार्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए। मानव का प्रकृति में वही महत्व है, ये मोस्ट एमपी लाइन है, मानव का प्रकृति में वही महत्व है जो से अन्य तत्वों का, जैसे जलवायु, वनस्पति, मृदा, जल आदि का होता है। यानी कि प्रकृति में आप देखेंगे वनस्पति है, जल है, मृदा है, जो दूसरे जलवायु है, ऐसे घटक हैं। उन घटकों को जिस प्रकार प्रकृति अपने लिए सर्वोपरि मानती है, तो प्रकृति को इन तत्वों के अनुसार या इन तत्वों की भांति मानव को भी सर्वोपरि मानना चाहिए, ऐसा इनका कहना। किसका? विडाल डी लाब्लास महोदय का। अगला देखते हैं, मानव प्रकृति के परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। मोस्ट एमपी लाइन, मानव प्राकृतिक जो वातावरण है या जो प्रकृति ने हमें दिया है उसके परामर्श को, यानी प्रकृति के परामर्श को मानने की आवश्यकता नहीं है। उसमें चाहे तो वो बदलाव कर सकता है, वह अपनी आवश्यकता के अनुसार बदलाव ला सकता है, परिवर्तन ला सकता है। तो यानी कि ये मोस्टली आपको यह याद रखना है कि संभववाद है क्या? पॉसिबिलिज्म। पॉसिबिलिज्म यानी कि संभावना है कि मानव प्रकृति में पर्यावरण परिवर्तन ला सकता है। यह विचारधारा किसने दी? तो विडाल डी लाब्लास महोदय ने दी। किसमें दी? तो मानव भूगोल के सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी 1922 में दिए। उनका कहना है कि जिस प्रकार दूसरे तत्व होते हैं प्रकृति में, जलवायु, वनस्पति, मृदा वगैरह, इसी प्रकार मानव भी उसमें एक तत्व है, या कह सकते हैं कि इसके अनुसार प्राकृतिक वातावरण की अपेक्षा मानव को ज़्यादा तरजीह देनी चाहिए, मानव के कार्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो यह था डिटर्मिनिज्म। तीसरा कौन सा आता है? नव निश्चयवाद, नियो डिटर्मिनिज्म, यानी कि किस प्रकार निश्चयवाद, संभववाद और नव निश्चयवाद, प्रकृति मानव पर हावी, मानव प्रकृति पर हावी, और अब दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करने का काम कौन करता है? तो ग्रिफिथ टेलर। देखें आगे चलते हैं। देखें, इस विचारधारा के अनुसार मानव एवं प्रकृति दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं, यानी कि न प्रकृति सर्वोपरि है न ही मानव सर्वोपरि है, दोनों एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित करके रह सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि ये ढक्कन इसी पेन का है तो वो कहलाएगा निश्चयवाद। अगर मैं कहूँ कि यह ढक्कन केवल इस लाल वाले पेन का है तो ये होगा संभववाद। अब मैं कहूँ कि ये ढक्कन भी इस ढक्कन पर लग सकता है, यानी कि ये हो गया नव निश्चयवाद, यानी कि दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं, कोई किसी के बीच में अड़ंगे नहीं डालेगा। कहने का मतलब कुछ इस प्रकार है। आगे देखें, चलते हैं। यानी मानव को प्रकृति का उतना ही दोहन करना चाहिए जितना कि वह प्रकृति को वापस पुनः लौटा सके। यानी कि हम जैसे कि देखते हैं कि प्रकृति का हम दोहन करते हैं, पेड़ काट देते हैं, पहाड़ों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो जहाँ पर पेड़ कटे हैं, इतना उसने पेड़ काटे हैं रोड बनाने के लिए, सुरंग बनाने के लिए, आवास के लिए, कृषि के लिए, किसी भी क्षेत्र के लिए, मानव अपने विकास के लिए, आवश्यकताओं के लिए करता है। क्यों करता है ये प्रकृति का दोहन? आवश्यकताओं के लिए। आवश्यकता की पूर्ति होने के बाद कहीं ना कहीं, जैसे कि अगर आपने कोई फैक्ट्री डालनी है तो वहाँ 1000 पेड़ लगे हुए थे, उनको काट दिया जाता है, उनको जला दिया जाता है, उनको इधर उधर नष्ट कर दिया जाता है। तो हाँ, माना कि चलो हमें फैक्ट्री की आवश्यकता, उस क्षेत्र में फैक्ट्री की आवश्यकता है, उन पेड़ों को जो 1000 पेड़ काटे गए, हटाए गए, जलाए गए, तो क्या ये नहीं हो सकता कि जो वो 1000 पेड़ वहाँ पर काटे गए वही 1000 या 2000 उससे डबल पेड़ कहीं पर और लगा दिए जाएं, जिससे मानव को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है और ऑक्सीजन आराम से मिल सके, यानी कि प्रकृति और मानव के बीच में एक अच्छा संबंध स्थापित हो सके। तो आगे देखते हैं इस मध्यम मार्गी। अब मध्यम मार्गी क्यों बोलते हैं?
एक तो वो है जो प्रकृति प्रकृति करता है, भाई साहब मैं तो प्रकृति का आदि हूँ, मैं तो प्रकृति को मम्मी मानता हूँ, पप्पा मानता हूँ, ये मानता हूँ, वो मानता हूँ। एक बोलता है कि नहीं भाई साहब मैं ही हूँ, जो कुछ हूँ, तू तो कुछ भी नहीं, प्रकृति मेरे आगे कुछ नहीं है। तो वो ये होती है मानववाद, ये होता है प्रकृतिवाद। दोनों के बीच की जो धारा आती है या जो बीच की विचारधारा आती है उसे बोलते हैं मध्यम मार्गी विचारधारा। उसका प्रवर्तन कौन करता है भाई साहब, कौन प्रवर्तक है? ग्रिफिथ टेलर, यानी कि मध्यम मार्गी। इस विचारधारा के प्रवर्तक, प्रतिपादक या उत्पादक कौन है? तो ग्रिफिथ टेलर। यानी कि किसने यह सिद्धांत दिया, नव निश्चयवाद, नियो डिटर्मिनिज्म? तो ग्रिफिथ टेलर महोदय ने। किसमें उन्होंने क्या कहा है? रुको और जाओ नियतिवाद कहा है। इसको क्या बोला है? रुको और जाओ नियतिवाद कहा है। ठीक है, रुको और जाओ नियतिवाद कहा है। 20वीं शताब्दी में भूगोल, इनकी एक पुस्तक है, क्या नाम है इनकी बुक का? 20वीं शताब्दी में भूगोल, ऐसा इन्होंने एक बुक लिखी है, उसका शीर्षक है 20वीं शताब्दी में भूगोल। राइटर कौन है? तो ग्रिफिथ टेलर। उसी में इस रुको और जाओ नियतिवाद या नव निश्चयवाद की संभावना या विचारधारा का प्रवर्तन किया है, या उन्होंने इसमें इस बारे में लिखा है। वास्तव में न तो प्रकृति का ही मानव पर पूर्ण नियंत्रण है, न ही मानव का प्रकृति पर पूर्ण नियंत्रण है। दोनों एक दूसरे से क्रियात्मक संबंध स्थापित करते हैं। इसे व्यवहारिक संभववाद भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? व्यवहारिक संभववाद भी कहा जाता है। आई होप आप ये तीनों चीज़ें समझ गए होंगे। ये तीनों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत मोस्ट टाइम पे हो जाती है। अच्छे से लिखें, अच्छे से पढ़ें, अच्छे से आगे बढ़ें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।